5 अप्रैल 1995 की सुबह जापान के टोक्यो शहर से कुछ दूरी पर स्थित एक शांत समुद्री तट। घड़ी में ठीक 7 बज रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और लहरों की आवाज किसी अनजाने रोमांच का संकेत दे रही थी। उस तट पर 11 युवा इकट्ठा थे, उम्र 17 से 20 साल के बीच। सभी कॉलेज के छात्र, सभी पक्के दोस्त। आज उनकी मोटर लॉन्च ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। अब तक हर अभ्यास में उनके साथ एक अनुभवी ट्रेनर मौजूद रहता था, लेकिन आज पहली बार उन्हें अकेले समंदर में उतरना था। उनके चेहरों पर उत्साह साफ दिख रहा था। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं थी, ये आजादी का पहला स्वाद था। लेकिन इंतजार लंबा होता गया। ट्रेनर नहीं आया। पहले हंसी मजाक, फिर बेचैनी। समय बीता गया और धूप तेज होने लगी। तभी समूह में सबसे बड़ा और सबसे साहसी लड़का केंजी आगे आया। हम सब कुछ जानते हैं, उसने आत्मविश्वास से कहा। बस पास ही एक छोटा सा चक्कर लगाएंगे। कुछ दोस्त हिचकिचाए। हिरोशी ने सावधानी से मना किया, बिना ट्रेनर के जाना ठीक नहीं है। लेकिन जवानी का जोश और खुला समंदर तर्क से ज्यादा तेज था। थोड़ी बहस के बाद सभी मान गए। इंजन स्टार्ट हुआ, बोट आगे बढ़ी। शुरुआत के 10 मिनट सपने जैसे थे। बोट पानी को चीरती हुई दौड़ रही थी। हंसी, शोर, आजादी की खुशी। किसी को अंदाजा नहीं था कि वे कितनी तेजी से किनारे से दूर निकलते जा रहे हैं। जब हिरोशी ने पीछे देखा तो उसका दिल बैठ गया। किनारा अब सिर्फ एक पतली रेखा जैसा दिख रहा था। उसने तुरंत लौटने को कहा, लेकिन केंजी ने रफ्तार और बढ़ा दी। कुछ ही देर में चारों तरफ सिर्फ समंदर था, न जमीन न दिशा। तभी केंजी ने बोट मोड़ने की कोशिश की और स्टीयरिंग जैम हो गया। ब्रेक ने भी जवाब दे दिया। अब हंसी गायब हो चुकी थी, डर ने जगह ले ली थी। बोट बेकाबू होकर आगे बढ़ती रही, जैसे किसी ने उसे किस्मत के हवाले कर दिया हो। चारों तरफ गहरा समंदर था, कूदना नामुमकिन। शाम ढल गई, सूरज डूब गया और 11 दोस्त पहली बार समझ गए कि ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये एक ऐसी यात्रा थी जिससे लौटना शायद आसान नहीं होने वाला था। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा, ऊपर आसमान और नीचे अनंत समंदर। बोट अब भी चल रही थी, लेकिन किसी के कंट्रोल में नहीं। इंजन की आवाज लगातार उनके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। 11 दोस्त जो थे, कोई मजाक नहीं, कोई हंसी नहीं। वे समझ चुके थे कि हालात गंभीर हैं। केंजी और 2 लड़कों ने मिलकर इंजन खोलने की कोशिश की। तारें खींची, लिवर घुमाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। बोट जैसे एक बेकाबू ताबूत बन चुकी थी, जो उन्हें अनजान दिशा में लिए जा रही थी। रात के साथ ठंड बढ़ने लगी। लहरें बोट से टकराती तो ऐसा लगा जैसे समंदर उन्हें चेतावनी दे रहा हो। खाने पीने का सामान गिना गया, कुछ पानी की बोतलें, थोड़ा सा सूखा खाना, रस्सियां और एक बड़ी कटारी। बस यही सब था। सुबह हुई, लेकिन राहत नहीं आई। चारों तरफ वही नीला सन्नाटा। दिन चढ़ते ही धूप आग की तरह जलाने लगी। सिर घूमने लगे, होंठ सूख गए। किसी के पास छाया में जाने की जगह नहीं थी। रात को फिर वही डर, समंदर के नीचे से आती अजीब आवाजें, कभी किसी भारी चीज का बोट से टकराना। तीसरे दिन तक हालात और खराब हो चुके थे। पानी कम हो रहा था, थकान हड्डियों में उतर चुकी थी। किसी ने प्रार्थना की, किसी ने चुपचाप रोना शुरू कर दिया। चौथे दिन शाम को मौसम बदल गया। आसमान अचानक काला पड़ गया। तेज हवा चली और देखते ही देखते समंदर उग्र हो उठा। ऊंची ऊंची लहरें छोटी सी बोट को खिलौने की तरह उछालने लगी। 11 दोस्त एक दूसरे को पकड़ कर बैठे थे। हर लहर के साथ उन्हें लगा यही आखिरी पल है। घंटों बाद तूफान थमा। सुबह की हल्की रोशनी फैली। तभी किसी ने चीख कर सामने की ओर इशारा किया। वो जमीन है। सच में दूर एक द्वीप दिखाई दे रहा था। कमजोर आंखों को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने बची खुची ताकत से बोट को धकेलना शुरू किया। डर था कि अगर ये मौका भी निकल गया तो शायद फिर कभी जमीन नहीं दिखेगी। कई घंटों की कोशिश के बाद आखिरकार बोट किनारे से टकराई। 11 लड़के लड़खड़ाते हुए नीचे उतरे। 4 दिनों बाद उनके पैरों ने जमीन को छुआ। वे दौड़े, गिरे, रोए, लेकिन राहत के साथ एक सच्चाई भी सामने खड़ी थी। ये द्वीप अनजान था और अब वे यहाँ फंस चुके थे। जमीन पर कदम रखते ही राहत तो मिली, लेकिन वो राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। गले सूखे हुए थे, शरीर जवाब दे चुका था। 4 दिनों से समंदर में भटके ये 11 दोस्त अब एक अनजान द्वीप पर खड़े थे, जहाँ हर चीज नई और डरावनी लग रही थी। सबसे पहले पानी की तलाश शुरू हुई। वे पागलों की तरह इधर उधर भागे, लेकिन कहीं मीठा पानी नहीं मिला। तभी कायदों की नजर पास खड़े नारियल के पेड़ों पर पड़ी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। रस्सी की मदद से पेड़ पर चढ़कर उन्होंने नारियल तोड़े और मीठा पानी पिया। उस पल उन्हें लगा जैसे जिंदगी वापस लौट आई हो, लेकिन ये राहत अस्थायी थी। सब जानते थे कि नारियल के सहारे ज्यादा दिन नहीं जिया जा सका। केंजी और हिरोशी ने स्थिति संभाली। हिरोशी, जिसे सर्वाइवल की किताबें पढ़ने का शौक था, सबको समझाने लगा। अगर जिंदा रहना है, उसने कहा, तो 3 चीजें जरूरी हैं, पानी, पनाह और आग। उन्होंने तय किया कि सबसे पहले एक सुरक्षित ठिकाना बनाया जाएगा। बोट के टूटे हिस्सों को रस्सियों से बांधा गया ताकि वे बह न जाएं। बड़े बड़े पत्ते, टहनियां और सूखी घास इकट्ठा की गई। दिन ढलते ढलते एक अच्छी सी झोपड़ी खड़ी हो गई। लेकिन असली परीक्षा रात में शुरू हुई। जैसे ही अंधेरा घना हुआ, जंगल जिंदा उठा। झाड़ियों में सरसराहट, दूर से आती अजीब आवाजें, कभी किसी जानवर की चीख जैसी तो कभी भारी कदमों की आहट। हर आवाज पर दिल जोर से धड़क उठा। कोई सो नहीं पाया। वे एक दूसरे के पास सटकर बैठे रहे। हर किसी के मन में वही सवाल था, क्या हम यहाँ सुरक्षित हैं? सुबह होते ही भूख ने सर उठाया। हिरोशी ने सबको सिखाया कि कौन से फल सुरक्षित हो सकते हैं और किन से दूर रहना चाहिए। तभी युया ने भूख से परेशान होकर एक चमकीला फल तोड़कर खा लिया। हिरोशी ने समय रहते उसे रोका और उसका मुंह साफ करवाया।
उसे एक पल ने सबको समझा दिया कि ये जंगल जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। 2 दिनों की खोज के बाद उन्हें द्वीप के अंदर एक छोटा सा झरना मिला, साफ मीठा पानी। खुशी से कुछ की आंखों में आंसू आ गए। उसी जगह को उन्होंने अपना नया ठिकाना बनाने का फैसला किया। लेकिन अब एक नई सच्चाई साफ थी, ये सिर्फ कुछ दिनों की बात नहीं थी, ये एक लंबी लड़ाई की शुरुआत थी, जिंदगी और जंगल के बीच। द्वीप पर दिन बीतने लगे, लेकिन हालात आसान नहीं हुए। पानी का झरना मिल चुका था, एक कमजोर सी झोपड़ी भी खड़ी थी, फिर भी हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता। सबसे बड़ी कमी थी आग। आग के बिना सब अधूरा था। कच्चा खाना, ठंडी रातें और बीमारियों का डर। वे रोज कोशिश करते, पत्थर से पत्थर रगड़ते, लकड़ी घिसते, सूखी घास जमा करते। हाथों में छाले पड़ गए, उंगलियों से खून निकलने लगा, लेकिन चिंगारी तक नहीं निकली। कई बार निराशा में कोई पत्थर फेंक देता, कोई चुपचाप बैठकर समंदर को घूरता रहता। इसी बीच एक हादसा हुआ। दाई जो पानी भरने गया था, फिसलकर नुकीले पत्थरों पर गिर पड़ा। उसका पैर गहराई तक कट गया, खून बहने लगा। सब घबरा गए। न दवा थी न पट्टी। संक्रमण का डर सबके चेहरे पर साफ था। उन्होंने झरने के पानी से घाव धोया और कुछ पत्तों को पीसकर पट्टी की तरह बांध दिया। वो रात सबके लिए डर से भरी थी। इसके बाद केंजी ने सख्ती दिखाई। उसने काम बांट दिए, कोई पानी लाएगा, कोई खाना ढूंढेगा, कोई झोपड़ी मजबूत करेगा। नियम बने, क्योंकि अब ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये जिंदा रहने की लड़ाई थी। भूख सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी थी। कच्चे फल और जड़ें पेट तो भर देती, लेकिन शरीर कमजोर होता जा रहा था। कई लड़कों को उल्टी, बुखार और चक्कर आने लगे। आपस में चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। एक दिन ताकेशी और रेन के बीच खाना बांटने को लेकर हाथापाई हो गई। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। केंजी ने बीच बचाव किया और साफ कहा, जो भी मिलेगा बराबर बटेगा, चाहे एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। इस फैसले ने टूटे रिश्तों को थोड़ा संभाला। उन्होंने पत्थरों और सीपियों को घिसकर नुकीले औजार बनाए, भाले जैसे हथियार। कई दिनों की कोशिश के बाद आखिरकार उथले पानी में एक मछली पकड़ी गई। वो छोटी सी जी थी, लेकिन उस दिन सबके चेहरे पर उम्मीद लौटी। उसी दिन उन्होंने एक बड़े पेड़ की छाल पर द्वीप का नक्शा बनाना शुरू किया। झरना, फलदार पेड़, खतरनाक इलाके। ये नक्शा सिर्फ जगहों का नहीं था, ये उनकी जिद और हिम्मत का रिकॉर्ड था। फिर भी हर गुजरते दिन के साथ एक सवाल गहराता जा रहा था, क्या ये लड़ाई कुछ महीनों की है या पूरी जिंदगी की? समय अब दिनों में नहीं, सालों में गिना जाने लगा था। द्वीप पर रहते रहते उनके चेहरे बदल चुके थे, बाल बढ़ गए थे, कपड़े फटकर सिर्फ पहचान बनकर रह गए थे। धूप और मेहनत ने उनके शरीर को सख्त बना दिया था, लेकिन मन धीरे धीरे थक रहा था। कुछ लड़के अब कम बोलते थे, कुछ समंदर को देर तक देखते रहते। तीसरे साल की खोज के दौरान उन्हें द्वीप के एक सिरे पर एक पुरानी गुफा मिली। अंदर एक इंसानी कंकाल पड़ा था। ये देखकर सब सन्न रह गए। ये साफ था कि वे पहले लोग नहीं थे जो यहाँ फंसे थे, और शायद बच पाना आसान नहीं था। उम्मीद और कमजोर हुई। कई बार भागने की कोशिश की गई। एक बेड़ा बनाया गया, लेकिन पहली ही तेज हवा में वो टूट गया। उस दिन सबको समझ आ गया कि अकेले अकेले नहीं, एक साथ ही जिंदा रहा जा सकता है। वक्त गुजरता रहा। भूख के लिए वे पक्षियों का शिकार करने लगे। खराब मौसम में कभी कभी उन्हें भूखे भी सोना पड़ा। एक हादसे में योमा चट्टान से फिसल गया। उसका हाथ बुरी तरह टूट गया। कई महीनों तक सबने मिलकर उसकी देखभाल की। इस दर्द ने उन्हें और जोड़ दिया। 7वें साल में द्वीप की ऊंचाई पर उन्हें एक उजड़ा हुआ गांव मिला। वहां कुछ जंगली सब्जियां और मुर्गियों के वंशज थे। ये किसी वरदान जैसा था। उन्होंने मुर्गियों को पालना शुरू किया। अंडों से भोजन मिलने लगा। पहली बार जिंदगी थोड़ी स्थिर लगी। फिर 8वां साल आया और साथ ही एक चमत्कार। पुरानी टूटी बोट के कबाड़ में उन्हें एक टूटा हुआ मैग्नीफाइंग ग्लास मिला। उन्होंने हार नहीं मानी। रोज कोशिश करते रहे। बादल, नमी, असफलता सब झेला। 9वें साल की एक तेज धूप वाली दोपहर अचानक सूखे नारियल के रेशों से धुआं उठा, फिर आग। वो चिल्लाए, रोए, गले मिले। 9 साल बाद उन्होंने आग देखी थी। उस आग को बुझने नहीं दिया गया। पहाड़ी पर सूखी लकड़ियों का ढेर जलाया गया। काला धुआं आसमान में उठा। दिनों बाद एक मछली पकड़ने वाला जहाज उस धुएं को देखकर रुका। जब बचाव हुआ तो 11 जंगली दिखने वाले जवान दुनिया के सामने खड़े थे, जिंदा और अडिग। ये कहानी सिखाती है कि उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी भी सबसे लंबे अंधेरे को हरा सकती है।